हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो साइंस क्लासेस में। और हम देख रहे हैं यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 8। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कल्चर मीडिया में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल्स यूज फॉर कल्चर मीडिया। इसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया एंड द टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम सबसे पहले डील करेंगे इंट्रोडक्शन टू द कल्चर मीडिया। सेकंड, वी विल डील रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन कल्चर मीडिया, उसको हम मीडिया कंपोजिशन भी कह सकते हैं। थर्ड, मेथड टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया, किस तरीके से हम कल्चर मीडिया प्रिपेयर करेंगे। एंड फोर्थ, टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कल्चर मीडिया। तो अ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडियम इज अ सब्सटेंस दैट इंकरेजेस द ग्रोथ, सपोर्ट एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडिया क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में हेल्प करता है। ठीक है। It creates nutritional environment similar to natural conditions in which microbes survive and grow। तो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। लैब में प्रोवाइड करता है, मतलब इन विट्रो कंडीशन में बैक्टीरिया ग्रो हो, ये चीज़ हमारा कल्चर मीडिया इंश्योर करता है। ठीक है। Culture media contain nutrients, growth promoting factors, energy sources such as carbon and nitrogen source, buffer salts, minerals, metals and gelling agents। तो जो कल्चर मीडिया में ये सारे चीज़ें पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स जैसे कि विटामिन्स हो गए, राइट, अमाइनो एसिड्स हो गए, एनर्जी सोर्स में आपको कार्बन सोर्स और नाइट्रोजन सोर्स मिलेगा, बफर सॉल्ट जो कि पीएच को रेगुलेट करेंगे, मिनरल्स ग्रोथ में हेल्प करेंगे, मेटल और जेलिंग एजेंट्स। ठीक है। कल्चर मीडिया इज़ ऑफ फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस फॉर मोस्ट माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। तो कल्चर मीडिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं कल्चर मीडिया? तो सबसे पहला है टू ऑब्टेन प्योर कल्चर। टू ऑब्टेन प्योर कल्चर, प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए हम कल्चर मीडिया पढ़ते हैं। तो अभी आप सबको पता हो गया होगा कि प्योर कल्चर क्या होता है। प्योर कल्चर मतलब कि एक ही सिंगल स्पीसीज के बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर वेसल में ग्रो कर रहे हों, उसको हम प्योर कल्चर बोलेंगे। ठीक है। टू ग्रो एंड काउंट माइक्रोबियल सेल्स मीन्स माइक्रोबियल सेल्स को हमें ग्रो कराना है और हम उनकी काउंटिंग कर सकें कि कितने नंबर ऑफ सेल्स उसमें ग्रोथ हो गई है, राइट। एंड टू कल्टिवेट एंड सेलेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा हम सेलेक्टिव अप्रोच कर सकते हैं कल्चर मीडिया की हेल्प से, कि हम पर्टिकुलर कल्चर मीडिया के हेल्प से कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक माइक्रोब्स भी आइसोलेट कर पाएंगे। जैसे कि इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ फूड। जैसे फूड होता है ह्यूमंस के लिए, वैसे ही कल्चर मीडिया होता है बैक्टीरिया के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया को एक ही कल्चर मीडिया पसंद होगा, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स कल्चर मीडिया में पड़ेंगे और उसकी वजह से डिफरेंट माइक्रोब्स उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। डिफरेंट कंपोजिशन विल बी प्रेफर्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक। अब हम बात करेंगे कि मेजर रॉ मटेरियल कल्चर मीडिया में क्या प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला है पेप्टोन। पेप्टोन ये मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिड कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कार्बन सोर्स भी है, नाइट्रोजन सोर्स भी है। इसके अलावा सेकंड है बीफ एक्सट्रैक्ट, ये भी मोस्ट ऑफ द मीडिया में प्रेजेंट होता है। सोर्स इसके अमाइनो एसिड, विटामिन्स और मिनरल्स, इन चीज़ों के सोर्सेज को पूरा करता है, राइट। थर्ड है आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट। बहुत सारे मीडिया में ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है और ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्या करता है, कल्चर मीडिया में विटामिन बी प्रोवाइड करता है, कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एगार एक आपका सॉलिडिफाइंग एजेंट है। तो अब इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। रॉ मटेरियल कैन आल्सो बी रेफर्ड एज मीडिया कंपोजिशन। तो हम रॉ मटेरियल को हम मीडिया कंपोजिशन
भी कह सकते हैं। कल्चर मीडिया में कौन कौन से रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, मतलब हम मीडिया कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ मीडिया इज डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब कि किसी कल्चर मीडिया में कौन सा रॉ मटेरियल प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि मीडिया की क्वालिटी कैसी है। ठीक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीडिया आर वाटर, बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन, एगार, ईस्ट एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या क्या हैं मीडिया प्रिपेयर करने के लिए, उसमें वाटर चला आएगा, बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन, एगार, ईस्ट एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो अब सबसे पहले हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। पहला, वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट पॉइंट, डिस्टिल वाटर, डी आयोनाइज वाटर इज प्रेफर्ड ओवर टैप वाटर। तो जब भी हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करेंगे तो हम वाटर ऐड करेंगे उसमें। वाटर कैसा होना चाहिए, डिस्टिल वाटर होना चाहिए, डी आयोनाइज वाटर होना चाहिए। हम आयंस प्रेफर नहीं करते वाटर में। बाय द वे, अगर कॉपर आयंस हैं तो कॉपर आयंस में एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। तो अगर वाटर में कॉपर आयन प्रेजेंट होगा तो फिर उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे, राइट। और इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के अगर उसमें आयन प्रेजेंट हैं, चाहे वो मोनोवैलेंट हो चाहे डाईवैलेंट आयंस हो, वो क्या करते हैं, वो मीडिया का जो इंग्रेडिएंट है उसके साथ में रिएक्शन कर सकता है और उससे क्या होगा कि कल्चर मीडिया में प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। तो वो चीज़ हमें नहीं होने देना है, इसीलिए हम हमेशा डिस्टिल वाटर प्रेफर करते हैं। सेकेंड, द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर शुड बी लेस देन 15 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। तो अब सीधी सी बात है, जितना कम आयंस होगा वाटर में उतनी ही कम वाटर की कंडक्टिविटी होगी। तो एक पैरामीटर है कि 15 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए कंडक्टिविटी। थर्ड, पीएच ऑफ द वाटर शुड बी स्लाइटली एसिडिक बट नॉट लेस देन 5.5। तो हम प्रेफर करते हैं कि स्लाइटली एसिडिक वाटर अगर रहेगा तो अच्छा काम करेगा, बिकॉज हम उसको जब हम मीडिया प्रिपरेशन करते हैं तो फिर हमें मीडिया को नॉर्मल पीएच पे एडजस्ट करना होता है। तो इसी वजह से पीएच ऑफ द वाटर स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए बट 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, राइट। वाटर एक्ट एज अ व्हीकल और ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर क्यों एसेंशियल है, क्योंकि वाटर एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करेगा। वाटर के साथ में ही न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे और जो भी न्यूट्रिएंट हम कल्चर मीडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स को बैक्टीरिया यूटिलाइज कर पाएंगे और बढ़िया से ग्रोथ दिखाएंगे, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वाटर हो गया, अब हम बात करेंगे बीफ एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो बीफ एक्सट्रैक्ट क्या है, इट इज़ अ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लीन बीफ टिश्यू कंसनट्रेटेड टू अ पेस्ट और डिहाइड्रेटेड पाउडर। तो अब हम कल्चर मीडिया में हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बीफ एक्सट्रैक्ट। और बीफ एक्सट्रैक्ट क्या चीज़ है, ये लीन बीफ टिश्यू का एक्वस एक्सट्रैक्ट है। बीफ मतलब कि गाय या फिर गाय के बछड़े का टिश्यू से ये पाउडर बनता है या ये पेस्ट बनता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रिच होता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, इसमें अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स और बहुत सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉल्ट्स, ये सब इसमें कंपोज्ड होते हैं। तो बीफ एक्सट्रैक्ट इज आल्सो द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ कल्चर मीडिया, राइट। अब हम बात करेंगे पेप्टोन की। तो वाटर हो गया, बीफ एक्सट्रैक्ट, अब पेप्टोन की बात करेंगे। पेप्टोन माने प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स लाइक मीट, केसिन, जिलेटिन, सोयाबीन। तो पेप्टोन कैसे बनता है, पेप्टोन पाउडर बन जाता है जब हम प्रोटीन रिच जो प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे मीट हो गया, केसिन माने मिल्क प्रोटीन जो हो गया, जिलेटिन, सोया मील या सोयाबीन, इनको जब हम डाइजेशन करते हैं जब इनका, तो उसके बाद में हमें पेप्टोन पाउडर अचीव होता है। और ये पेप्टोन पाउडर इट इज़ अ प्राइमरी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स। तो जब हम पेप्टोन को कल्चर मीडिया में यूज़ करेंगे तो ये क्या बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा माइक्रोब्स के लिए, ये प्राइमरी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स होता है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। इसके अलावा पेप्टोन एज अ बफर भी काम करता है, इसमें थोड़ा सा बफर वाली भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड हम देखते हैं एगार एगार। एगार एगार
के बारे में देखते हैं। एक्ट एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट, एगार कैसा है? सॉलिडिफाइंग एजेंट है। डू नॉट लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है। इफ़ सॉल्यूशन कंटेनिंग एगार इज़ बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी सॉल्यूशन में एगार ऐड कर दिया है और उस सॉल्यूशन को एक बार हमने बॉयल करना है, एक बार हम बॉयल करेंगे उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर जब वो रूम टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक कूल होगा धीरे धीरे, तो हम देखेंगे कि एक बार के बॉइलिंग के बाद वो सॉल्यूशन जब कूल होगा रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। विदाउट बॉइलिंग एगार से सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। जब सॉल्यूशन को बॉयल कर देंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर जा कर के वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। नॉट यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोब्स फॉर ग्रोथ, तो जैसे कि अभी देखा हमने कि बीफ एक्सट्रैक्ट हो, पेप्टोन हो, ये सब के अंदर न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी था, न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी था। माइक्रोब्स को हेल्प मिलेगा, माइक्रोब यूटिलाइज करेंगे ग्रोथ के लिए, बट एगार को माइक्रोब्स यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रेड एल्गी, तो एगार का सोर्स क्या है? एगार का सोर्स रेड एल्गी है। या फिगर में देख रहे हैं रेड एल्गी बहुत ही डीप सी में, बहुत ही गहरे समुद्रों में सबसे नीचे साइड में पाया जाता है रेड एल्गी। अदर सॉलिडिफाइंग एजेंट आर सिलिका जेल एंड जिलेटिन, तो ऐसा नहीं है कि केवल एगार ही सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सिलिका जेल और जिलेटिन भी सॉलिडिफाइंग एजेंट हैं। सिलिका जेल इज़ यूज्ड टू ग्रो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड एगार फॉर हेट्रोट्रॉप्स, तो हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एगार चाहिए और ऑटोट्रॉफ के लिए सिलिका जेल चाहिए, ठीक है। इसके बाद चला आता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट, तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्या है? इट इज़ एन एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट सेल, ईस्ट सेल का एक्वस एक्सट्रैक्ट है ईस्ट एक्सट्रैक्ट, और ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी हम मीडिया में यूज़ करते हैं, राइट। तो इसी के साथ में हम लोगों ने कौन कौन से रॉ मटेरियल कल्चर मीडिया में मौजूद होते हैं वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक न्यूट्रिएंट एगार पाउडर का बॉक्स है, ठीक। इस तरह का बॉक्स होगा आपके पास में, और इस पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ होगा, जैसे कि 28 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट एगार पाउडर इज सस्पेंडेड इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। तो सपोज दैट अगर हमें 1 लीटर कल्चर मीडिया बनाना है तो इसमें हमें 28 ग्राम ये न्यूट्रिएंट एगार पाउडर मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमको 500 ml बनाना है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम 14 ग्राम ही इसमें ऐड करेंगे वाटर में, ठीक। अगर हमें 250 ml बनाना है तो 250 ml वाटर लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे 28 को, तो 7 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कल्चर मीडिया को लेते हैं, ठीक है। हमें कितना कल्चर मीडिया लेना है, कितने वाटर में, ये चीज़ हमें बॉक्स पे इंस्ट्रक्टेड रहती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर न्यूट्रिएंट एगार पाउडर का एक कंपोजिशन देख रहे हैं, तो इसमें पेप्टोन 5 ग्राम होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 8 ग्राम, एगार 15 ग्राम, वाटर 1 लीटर। तो होता क्या है कि कॉमर्शियली दोनों तरीके से अवेलेबल हैं, पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, NaCl, एगार, ये सारे इंडिविजुअल भी अवेलेबल है हमारे पास में, और इन चारों को मिक्स करके न्यूट्रिएंट एगार पाउडर के फॉर्म में भी हमारे पास कॉमर्शियली अवेलेबल मीडियाज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करेंगे, मेथड टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास में नंबर 1 कल्चर मीडिया होना चाहिए, सेकंड हमारे पास में डिजिटल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर हम कल्चर मीडिया को वे करेंगे, ठीक है, उसका वजन करेंगे। थर्ड हमारे पास में कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए, और फोर्थ डिस्टिल वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट, वे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मीडिया फॉर अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर।
तो हमें पता है जैसे अगर हमें 250 ml मीडिया बनाना है तो हम उसमें 7 ग्राम न्यूट्रिएंट अगार पाउडर ऐड कर लेंगे, राइट। तो अगर हमें 250 ml बनाना है तो हम 7 ग्राम हम इस डिजिटल बैलेंस पे इस कल्चर मीडिया को वे कर लेंगे। फिर इसके बाद में वे करने के बाद में हम इस कॉनिकल फ्लास्क में 7 ग्राम को ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम 250 ml वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 250 ml मीडिया तैयार हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। ऐड वेड मीडिया इनटू कॉनिकल फ्लास्क, नाउ ऐड वाटर एज पर नीड। तो जो बात मैंने भी समझाई वही चीज़ है। नेक्स्ट, नाउ ऐड सम ग्रोथ फैक्टर्स इफ़ नीडेड। इसके बाद में हम कुछ ग्रोथ फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं कल्चर मीडिया में, जैसे NaCl हो गया, वाइटामिन्स हो गए, एंटीबायोटिक वगैरह हो गया, ठीक है। इसके बाद में नाउ स्टीर द सॉल्यूशन मैनुअली और यूजिंग स्टीरर। तो अब हमें इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जो बन गया है कल्चर मीडिया और वाटर और ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करके, इसको हमें स्टीर करते रहना है। या तो हम हैंड से पकड़ के कॉनिकल फ्लास्क को शेक करते रहेंगे या फिर स्टीरर की हेल्प से उसको हम स्टीर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन द pH ऑफ द सॉल्यूशन अप टू न्यूट्रल। अब हमें कल्चर मीडिया के pH को मेंटेन करना है। जो हमारा कल्चर मीडिया का सॉल्यूशन बन गया है तो उसको पहले हमें उसका pH चेक करना है। अगर वो अप टू द न्यूट्रल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो हमें उसको न्यूट्रल pH पे लाके मेंटेन करना है बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल pH मीटर, ठीक है। हम डिजिटल pH मीटर की हेल्प से उसके pH को मेंटेन कर लेंगे, ठीक। अब pH मेंटेन हो गया। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम कॉनिकल फ्लास्क के माउथ को सील कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से या फिर कॉटन प्लग से। कॉटन प्लग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि ताकि उसमें किसी भी तरह के वो एक बहुत ही अच्छे फ़िल्टर की तरह काम करता है। उस कॉटन प्लग के थ्रू बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते। जो बैक्टीरिया बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं वो बाहर ही रहेंगे और वो अंदर एंटर नहीं करेंगे आपके प्रिपेयर्ड कल्चर मीडिया में। तो एल्युमिनियम फॉइल है तो सही है, वेल एंड गुड, नहीं है तो कॉटन प्लग आप यूज करेंगे, ठीक है। कॉटन के हेल्प से कॉटन प्लग बनाया जाता है, ठीक। कॉनिकल फ्लास्क को सील करने के बाद में आप ऑटोक्लेव करोगे कल्चर मीडिया को। तो जब हम ऑटोक्लेव करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऑटोक्लेव हम स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। ऑटोक्लेव से स्टरलाइज किया जाता है और 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव वर्क करता है, ठीक है, एट 15 psi। जब मैं स्टरलाइजेशन कवर करूँगा तो मैं ऑटोक्लेव को डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी बस इतना ही है कि ऑटोक्लेव हम करेंगे इस कल्चर मीडिया को। तो यहाँ पे देखिए 121 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। इसका मतलब अगर आपने कल्चर मीडिया में एगार ऐड किया है तो एगार अब जब वापस कूलिंग होगी एगार की तो एगार रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाएगा और आपका कल्चर मीडिया भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ऑटोक्लेव ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टील की जैकेट है और इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर। जैसे प्रेशर कुकर है, जैसे घर में दाल चावल बनता है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इसका वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये इसमें फार्मूला लगता है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, ठीक। अब हम जब हमारा मीडिया ऑटोक्लेव हो जाएगा तो अब उसमें किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रेजेंट है। अब वो एकदम से क्लीन और माइक्रोबियल फ्री कल्चर मीडिया है। अब हम उस कल्चर मीडिया को ऑटोक्लेव से बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा कुछ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको कल्चर मीडिया कैसे बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। नाउ मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया 3 टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि वो लिक्विड है कि सॉलिड है कि सेमी सॉलिड है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी में लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया।
बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन में सिंथेटिक मीडिया, सेमी सिंथेटिक मीडिया और नेचुरल मीडिया। वन बाय वन हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब फंक्शन क्या है उस कल्चर मीडिया का, उसमें 4 टाइप के होते हैं: सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल और इंडिकेटर मीडिया, ऐसे मीडिया या एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसमें 3 आ जाएंगे। लिक्विड मीडिया, लिक्विड है तो उसमें कोई भी सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं होगा, और लिक्विड मीडियम को हम लोग ब्रॉथ मीडियम बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉथ मीडियम मतलब नो एगार, इसमें एगार नहीं रहेगा। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा सॉलिड मीडिया। सॉलिड है तो उसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट पड़ा होगा, इसीलिए हम इसको एगार मीडियम बोलते हैं। ठीक है, एंड सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड है तो इसमें भी सॉलिडिफाइंग एजेंट ऐड होगा, इसमें भी एगार पड़ेगा, लेकिन थोड़ा लो कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन में इसमें एगार पड़ा रहेगा, इसीलिए सेमी सॉलिड बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले लिक्विड मीडियम। तो लिक्विड मीडियम में क्या चला आता है? न्यूट्रिएंट ब्रोथ। अब मैं ब्रोथ कह रहा हूँ, इसका मतलब एगार नहीं ऐड है इसमें। ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, सिट्रेट ब्रोथ, ग्लूकोज ब्रोथ, लिटमस मिल्क, ये सब लिक्विड मीडियम हो जाएंगे। दीज मीडिया आर यूज्ड फॉर प्रोपागेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जब हमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने होते हैं तब हम लिक्विड मीडिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्मेंटेशन में किसी भी चीज़ का अगर हमें कॉमर्शियल लेवल पे ग्रो कराना है, अगर हमें लार्ज स्केल पे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना है, तो हमें लिक्विड मीडियम में मैक्रोस को ग्रो करना पड़ेगा। अगर हमें कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, राइट, और एसिटिक एसिड हो गया, अगर हमें ये सब चीज़ें ग्रो करानी है लार्ज स्केल पे तो हम फर्मेंटेशन करेंगे, और फर्मेंटेशन के लिए हमें लिक्विड मीडियम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड मीडियम के बाद में अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट ब्रॉथ दिखता है। तो ये स्टेराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है। स्टेराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट है। अब आप देखेंगे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हैविंग बैक्टीरियल ग्रोथ। तो अब आप देखिए ये थोड़ा सा क्लाउडी अपीयरेंस हो गया। ठीक है, कैसा अपीयरेंस हो गया? क्लाउडी। अब ये धुंधलापन इसमें आ गया है, इसका मतलब अब इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आ गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि लिक्विड कल्चर मीडिया किस तरीके से विजुलाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ पैटर्न। तो ब्रॉथ में ग्रोथ पैटर्न कैसे होती है? तो अगर आपका सॉल्यूशन क्लियर है, अगर आपका ब्रॉथ क्लियर है तो कोई ग्रोथ नहीं है, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर क्लाउडी अपीयरेंस है तो हम इसको बोल देते हैं टर्बिड। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म है। यहाँ पे जहाँ भी आप देख रहे हो इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्म क्लाउडीनेस है, तो हमने बोल दिया टर्बिड। अगर वो क्लाउडीनेस आपका डिफरेंट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में हो, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये सेपरेट फ्लॉक्स बना रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम फ्लॉक्युलेंट बोलेंगे। किस तरह का ग्रोथ पैटर्न है? फ्लॉक्युलेंट। और अगर एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब उसमें ग्रोथ आई है तो क्या बोलेंगे कि पेलिकल ग्रोथ है। अगर नीचे बैठी हुई बैक्टीरियल ग्रोथ है तो क्या बोलेंगे? सेडिमेंट ग्रोथ है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल था, बट आपकी जानकारी के लिए अच्छा है। अब हम आगे बात करेंगे सॉलिड मीडियम के बारे में। तो सॉलिड मीडिया आर मेड बाय एडिंग सॉलिडिफाइंग एजेंट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, कई बार मैं बात कर चुका हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, जैसे कि एगार, जिलेटिन या सिलिका जेल, ये तीनों एजेंट क्या हैं? सॉलिडिफाइंग एजेंट हैं। अगर आप कल्चर मीडियम में ऐड करोगे तो कल्चर मीडियम क्या होगा? कल्चर मीडियम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एग्जाम्पल में आएगा आपका न्यूट्रिएंट एगार, ब्लड एगार, सेबरॉड एगार। सेबरॉड एगार मैं बता दूं फंगस को कल्टीवेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सेबरोड डेक्स्ट्रोज एगार बोलते हैं, फंगस को कल्टीवेट करने के लिए सेबरॉड एगार यूज किया जाता है। आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मीडिया that are used for developing surface colony growth of bacteria and molds on petri plates। तो लिक्विड मीडिया क्या हो रहा था? लिक्विड मीडिया में हमने देखा था कि ब्रॉथ में ग्रोथ आ रही थी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ब्रॉथ लिया, ब्रॉथ बनाया हमने और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आ रहा था। लेकिन सॉलिड मीडियम
जब हम बनाएंगे तो हम पेट्री प्लेट में बनाएंगे सॉलिड मीडिया, ठीक है। तो पेट्री प्लेट में हमें कॉलोनी के टाइप में बैक्टीरिया दिखाई देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये पेट्री प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए पेट्री प्लेट है, और इसमें आप जो देख पा रहे हैं पैटर्न्स वाइट कलर में, ये आपका बैक्टीरियल ग्रोथ है। यहाँ पर भी ये बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, पेट्री प्लेट में। तो ये कैसा कल्चर मीडिया है? ये आपका सॉलिड कल्चर मीडिया है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट? सॉलिड कल्चर मीडिया। अब हम आगे बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ मीडियम में कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। सिंथेटिक मीडियम पहले बात करेंगे। सिंथेटिक मीडियम हुज केमिकल कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन इज़ नोन, मतलब ऐसा कल्चर मीडिया जिसका हमें केमिकल कंपोजिशन और कंसंट्रेशन नोन हो, ठीक है, पता हो हमें। फ्री ऑफ एनिमल डिराइव्ड कंपोनेंट्स, और उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट ना हो जो कि एनिमल से डिराइव किया गया हो। मतलब जैसे हमने अभी बीफ एक्सट्रैक्ट पढ़ा, तो बीफ एक्सट्रैक्ट क्या है? एनिमल सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन है, राइट। तो इस तरह के कंपोनेंट्स इसमें नहीं पाए जाएंगे। सिंथेटिक मतलब कि कह सकते हैं कि केमिकल्स उसमें ऐड होंगे। एट द प्लेस ऑफ कार्बन हम ग्लूकोज लेंगे, इस तरह का मीडियम, ठीक है। दिस इज़ वाइडली यूज्ड इन रिसर्च टू फाइंड द टाइप ऑफ कंपाउंड मेटाबोलाइज्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। तो सपोज हमारे पास में कोई बैक्टीरियल कल्चर है और हमें चेक करना है कि ये बैक्टीरियल कल्चर किस तरह का ये एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करेगा। तो उस केस में हम सिंथेटिक मीडियम यूज़ करेंगे। हमें पता होगा कि इस मीडियम में हमने ग्लूकोज ऐड किया है या हमने गैलेक्टोज ऐड किया है, तो हम जान पाएंगे कि हाँ, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है या फिर गैलेक्टोज को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका चला आता है सिमन सिट्रेट एगार या फिर मिनरल ग्लूकोज मीडियम, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे सेमी सिंथेटिक या कॉम्प्लेक्स मीडियम में। सेमी सिंथेटिक में मीडिया हुज केमिकल कंपोजिशन इज पार्शियली नोन मतलब आंशिक रूप से। थोड़े कंपोजिशन हमको पता है और थोड़े कंपोजिशन हमको नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए सेमी सिंथेटिक या फिर कॉम्प्लेक्स मीडियम बोलते हैं इनको। इन दिस मीडियम क्रूड मटेरियल सच एज मीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, वेरियस शुगर, मोलासेस एंड कॉर्न स्ट्री ब्रॉथ आर यूज्ड। तो ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। ये सब मीट एक्सट्रैक्ट हो गया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, शुगर, मोलासेस, कॉर्न स्ट्री ब्रॉथ, ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये सब क्रूड मटेरियल हैं, तो इसीलिए हम इनको सेमी सिंथेटिक या कॉम्प्लेक्स मीडियम बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा पोटैटो डेक्सट्रोज एगार, ओट मील, कॉर्न मील एगार, न्यूट्रिएंट एगार मीडिया। तो ये हो गया आपका सेमी सिंथेटिक मीडिया। आधे कंपोजिशन पता है, आधे नहीं पता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेचुरल मीडियम। तो नेचुरल मीडियम में देखिए मीडिया हुज एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन इज नॉट नोन इज कॉल्ड नेचुरल और एम्पेरिकल कल्चर मीडिया। तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि ये ऐसा मीडियम है जिसका हमें ना ही केमिकल कंपोजिशन पता है, ना ही वो कितने कंसंट्रेशन में डिजॉल्व किया गया है, हमें कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। ऐसे को हम नेचुरल मीडियम बोलेंगे। और एग्जांपल में चला आ जाएगा मिल्क आपका नेचुरल मीडियम है, ठीक है। यूरिन हो गया, डाइल्यूट ब्लड हो गया, वेजिटेबल जूस हो गया, बीफ एंड टोमेटो जूस, ठीक है। तो इन सब से अगर हम कोई मीडिया बनाते हैं तो हम उसे नेचुरल मीडियम बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मीडियम। तो पर्टिकुलर मीडियम का क्या फंक्शन है, अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका सिलेक्टिव मीडियम। सेलेक्टिव मीडियम मतलब यूज्ड फॉर सेलेक्टेड और स्पेसिफिक स्पीसीज़। तो यहाँ पे सेलेक्टिव मीडियम हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें कोई स्पेसिफिक माइक्रोबियल स्पीसीज़ को ग्रो करना हो, स्पेसिफिक, ठीक है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट दैट इन्हेंस ग्रोथ ऑफ वन माइक्रोबियल स्पीसीज बट इनहिबिट्स अदर टाइप ऑफ माइक्रोब्स दैट मे बी प्रेजेंट, ठीक। तो सेलेक्टिव मीडियम क्या करेगा? एक ही साथ में कुछ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, और इसके अलावा कुछ माइक्रोब को सपोर्ट करेगा, लेकिन सपोर्ट किसी सिंगल माइक्रोब को ही करेगा, ठीक है। मतलब इसमें डुअल प्रॉपर्टी है। साइमल्टेनियसली कुछ माइक्रोब्स को ये इनहिबिट कर देगा जो हमको नहीं चाहिए, और हमें जो माइक्रोब्स चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के माइक्रोब को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में आपका चला आता है
मैकोंकी एगार, मैनिटॉल सॉल्ट एगार, एमआरएस मीडिया, ईमा मीडिया। तो ये सब सेलेक्टिव मीडियम के एग्जाम्पल हैं। मैकोंकी एगार आपका स्पेशली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए होता है, ठीक है। और उसमें भी जो एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको आइसोलेट करने के लिए मैकोंकी एगार होता है, ठीक है। इसके अलावा मैनिटॉल सॉल्ट एगार, ये भी आपका सेलेक्टिव मीडियम है। ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए होता है। अगर हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आइसोलेट करना है तो मैनिटॉल सॉल्ट एगार मीडिया यूज़ करेंगे। इन सब के कंपोजिशन डिफरेंट हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा एमआरएस मीडिया आप प्रोबायोटिक के लिए यूज़ करते हो। अगर हमें कोई प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे हेल्थ में सपोर्ट करता है, ठीक है, जिससे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस क्या है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, तो उसको हम एमआरएस मीडिया हमारा ग्रो कराता है बढ़िया से, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा ईमा हो गया, ठीक है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड मोल्ड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ईमा मीडिया। ये हम राइजोबियम बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट में जो तिलहन की फसलें होती हैं, उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए हम ईमा मीडिया यूज़ करते हैं, YEMA। तो कितना सेलेक्टिव है, तो सेलेक्टिव में मैं, आप यहाँ फिगर देख लीजिए, मैकोंकी एगार मीडिया का ये फिगर है। तो इस फिगर पे आप देखिए कि किस तरीके से ई कोलाई की कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पे केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही ग्रो करेगा, ग्राम पॉजिटिव ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि समझ लेते हैं। मैकोंकी कंटेन बाइल साल्ट्स एंड क्रिस्टल वायलेट। तो मैकोंकी मीडिया में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, एक तो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है और दूसरा क्रिस्टल वायलेट प्रेजेंट है, विच इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फेवर द ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली। तो जो बैक्टीरिया एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली में आते हैं, मतलब जो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन के जो इनहेबिटेंट्स बैक्टीरिया हैं, जैसे कि ई कोलाई हो गया, ठीक है, क्लेब्सिला हो गया, सिजेला हो गया, ये सब जो एंटेरोबैक्टीरियेसी ग्रुप के बैक्टीरिया हैं, ये मैकोंकी एगार पे बढ़िया आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है। आपको पता है हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में जब फूड का डाइजेशन होता है तो आपके लिवर, आपके गाल ब्लैडर से बीच बीच में बाइल जूस सिक्रीट होता है, राइट, फैट के एमल्सिफिकेशन के लिए, फैट को एमल्सीफाई करने के लिए। तो वहाँ पे इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइन में बाइल सॉल्ट रिच इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे आपके एंटेरोबैक्टीरियेसी अच्छे से ग्रो करते हैं और अच्छे से वहाँ पे रिसाइड करते हैं। तो इसी वजह से मैकोंकी एगार में भी बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, और इसी वजह से ये एंटेरोबैक्टीरियेसी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेलेक्टिव मीडियम का फंक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। सेकंड आपका आ जाता है डिफरेंशियल मीडिया या इंडिकेटर मीडियम, ठीक है। तो इट अलाउज टू डिफरेंशिएट बिटवीन मार्फोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली रिलेटेड माइक्रोब्स। तो जो डिफरेंशियल मीडियम होता है, ये आपका किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएट कर देता है। मान लीजिए 2-4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम, उनकी मॉर्फोलॉजी लगभग सिमिलर है, और उनमें जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है, जो उनका बायोकेमिकल नेचर है, वो भी लगभग सिमिलर है, लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि वो दोनों बैक्टीरिया सेम हैं कि डिफरेंट हैं। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए मॉर्फोलॉजिकली और बायोकेमिकली रिलेटेड माइक्रोब्स को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशियल मीडिया होता है, ठीक है। तो ड्यू टू माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, तो जब माइक्रोब्स मेटाबोलाइज करते हैं, जब माइक्रोबियल्स मेटाबॉलिज्म होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स चेंजेस। द चेंज कैन बी चेंज इन पीएच, चेंज इन कलर ऑफ मीडिया और कॉलोनीज, और चेंज इन द ओपेसिटी ऑफ एगार। तो मतलब कि जो डिफरेंशियल मीडिया में जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा, वो इंग्रेडिएंट कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी उसकी। तो हम इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी के चेंज को नोटिस करके हम बता पाएंगे कि डिफरेंस क्या है, ये कौन सा माइक्रोब है और वो कौन सा माइक्रोब है, हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आ गया ब्लड एगार मीडिया। तो ब्लड एगार मीडिया में इसमें मेन कंपोजिशन जो होता है वो ब्लड इसमें रहता है, ठीक है, शीप ब्लड, ह्यूमन का ब्लड नहीं रहता है, घबराना नहीं, ठीक है, शीप का ब्लड इसमें रहता है ब्लड एगार मीडिया में। और ब्लड एगार मीडिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल मीडिया और इंडिकेटर मीडिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि भाई इसमें
ब्लड एगार मीडिया है तो इसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो जब इस मीडिया में जब माइक्रोबियल ग्रोथ शो होती है, जब माइक्रोब्स ग्रो होने लगते हैं तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, तो माइक्रोब्स रेड ब्लड सेल्स का हीमोलाइसिस करते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो जब हीमोलिसिस होती है तो हीमोलिसिस हमें बता देता है कि ये पर्टिकुलर कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो हीमोलिसिस भी 3 तरह की होती है, अल्फ़ा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस और गामा हीमोलिसिस, ठीक है। तो पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई, जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं मतलब राउंड हैं और चेन में हैं, तो इस तरह की बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को और कि कौन सी स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्लड एगार मीडिया का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हीमोलिसिस दिखा रहा है, शीप ब्लड एगार है और यहाँ पे 3 तरह के बैक्टीरिया हैं, 3 तरह की बैक्टीरियल स्पीसीज़ हैं, एक ही पेट्री प्लेट पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक में बीटा हीमोलिसिस हो रही है, एक में अल्फ़ा और एक में गामा, ठीक है। तो पहले अल्फ़ा देखते हैं। तो अल्फ़ा हीमोलिसिस में क्या है, इट इज़ अ पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है, अपीयर्स अराउंड द कॉलोनी, मतलब जहाँ भी बैक्टीरियल कॉलोनी होगी वहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, पार्शियल डिस्ट्रक्शन होगा, आधा अधूरा डिस्ट्रक्शन होगा। तो आप यहाँ पे फिगर में विजुलाइज कर पा रहे होंगे, यहाँ पे अल्फ़ा में दिस इज़ अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा हीमोलिसिस में पार्शियल डिस्ट्रक्शन, ठीक। एग्जाम्पल में अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है तो वो पार्शियल डिग्रेडेशन करेगा, ठीक है, अल्फ़ा हीमोलिसिस बोलेंगे, ठीक। सेकंड आ गया आपका बीटा हीमोलिसिस। बीटा हीमोलिसिस क्या करता है, क्लियर कलरलेस जोन अपीयर्स अराउंड द कॉलोनीज, ठीक है। अब बीटा हीमोलिसिस में देख लीजिए, इसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया है। अल्फ़ा और बीटा में ये अंतर है, अल्फ़ा में पार्शियल डिस्ट्रक्शन और बीटा में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या फिर कंप्लीट लाइसिस, ये वर्ड याद रखिएगा, कंप्लीट लाइसिस होगा। तो कंप्लीट लाइसिस के होने से देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से बीटा हीमोलिसिस में पूरी तरीके से कलरलेस जोन बन गया है। तो ये कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। तो बैक्टीरिया किस तरीके से हीमोलिसिस कर रहा है, सोचो, उस बिहेवियर से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आता है गामा हीमोलिसिस। तो गामा हीमोलिसिस में नो हीमोलिटिक एक्टिविटी और डिस्कलरेशन, मतलब किसी भी तरह का डिस्कलरेशन नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये रहा, तो यहाँ पे जैसे आपने इस पर माइक्रोबियल ग्रोथ कराई थी वैसे यहाँ पे ग्रो हुआ है, ठीक है, किसी भी तरह का इसमें कोई हीमोलिसिस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, अल्फ़ा हीमोलिसिस मतलब पार्शियल डिस्ट्रक्शन, बीटा हीमोलिसिस मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल और गामा हीमोलिसिस मतलब नो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो आप समझ में आया होगा यहाँ पे कि किस तरीके से डिफरेंशियल मीडिया काम करता है, ठीक है। सारे बैक्टीरिया यहाँ पे सेम जीनस के हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के ही हैं मेनली, राइट, लेकिन स्पीसीज़ अलग अलग है और अलग अलग स्पीसीज़ अलग अलग तरीके से हीमोलिसिस कर रही हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे मीडियम में आते हैं। ऐसे मीडियम मतलब कि ऐसा मीडिया जिसको हम तब कल्चर करते हैं जब हमें कोई टेस्ट लगाना होता है, ठीक है, हमें किसी चीज़ की इफिकेसी चेक करनी हो, सपोज हमें पर्टिकुलर किसी एंटीबायोटिक की इफिकेसी चेक करनी हो किसी माइक्रोब के अगेंस्ट में, तो हम ऐसे मीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे मीडिया में मीडिया ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंपोजिशन हमें नोन होती है और हम किस में यूज़ करते हैं, माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन्स में, माइक्रोबियल एसे ऑफ अमीनो एसिड्स में, माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स में। ये सब आपका कवर हुआ है यूनिट नंबर 4 में, हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में माइक्रोबियल एसे आप स्टडी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल में चला आता है मोएलर हिंटन एगार एग्जाम्पल में, और इसका यूज़ किस में है, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में है, डिस्क डिफ्यूज़न एसे में है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एनरिचमेंट मीडिया की। एनरिचमेंट मीडिया मतलब सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। तो सपोज दैट हमें कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिज़ायर है, ठीक है, हमें वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो हम एनरिचमेंट मीडिया बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। Like if we want to culture oil eating bacteria, then enrichment media will have crude oil as a sole source of carbon.
तो सपोज हमें कोई ऐसा बैक्टीरिया चाहिए जो कि ऑयल को डिग्रेड करता हो, ठीक है। तो ऑयल को डिग्रेड करता हो तो हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर कल्चर मीडिया में ऑयल ऐड कर देंगे, राइट। ऑयल ऐड कर देंगे, स्पेशली क्रूड ऑयल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल होगा यही आपके बैक्टीरिया का कार्बन सोर्स होगा, यही एनर्जी सोर्स होगा। तो जो माइक्रोब्स इस एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे वो उस कल्चर मीडिया में ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को भी आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आई थिंक द टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर then like this video, share with your friends, and if you have any doubts comment below and hit the like button. Okay, till then, bye bye.